हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी जो है वो कुछ फ्रेंड्स की है जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपने दोस्त के घर में हो रही शादी को अटेंड करने गए थे। अजीत, रोहन, सिमरन और मीरा अपने दोस्त तरुण के गांव आए थे उसकी बहन नेहा की शादी अटेंड करने। इनका कॉलेज ग्रुप था और सब एक्साइटेड थे क्योंकि पहली बार किसी दोस्त के गांव में शादी देखने का मौका मिल रहा था। जब ये सारे के सारे बस से गांव में पहली बार उतरते हैं ना, तो तरुण इनको खुद वहाँ पर लेने आता है और बोलता है कि अरे वाह, आ गए तुम सब, जल्दी चलो, बहुत मज़ा आने वाला है। 3 दिन पूरा शादी होगा, धमाल होगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। गांव की गलियों से गुजरते वक्त उन्होंने देखा लोग शादी की तैयारियों में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। कहीं ढोलक बज रही थी, कहीं हल्दी की रस्म चल रही थी। ये सब तरुण के घर पहुंचते हैं और वहाँ पर तरुण के पेरेंट्स इनका स्वागत करते हैं और फिर ये कुछ देर के लिए वहाँ पर ही रेस्ट कर लेते हैं। अब शाम हो जाती है और ये सब बाकी लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं। तभी रोहन को उसकी मम्मी की कॉल आती है। दरअसल ये गाँव के एक ऐसी जगह थे जहाँ पर सिग्नल इतनी आसानी से मिलता नहीं था। अब रोहन को सिग्नल मिल नहीं रहा था तो वो क्या करता है, छत में चले जाता है। छत में जाता है तब भी वही हेलो मम्मी आवाज़ आ रही है क्या, हेलो हेलो, यही चल रहा था। तो मीरा रोहन को एडवाइस देती है कि तू एक काम कर, तू थोड़ा सा आगे चले जा, बाहर साइड जा, शायद वहाँ तेरे को सिग्नल मिल जाएगा। और रोहन भी ऐसा ही करता है। रोहन थोड़ा खेतों की साइड जाता है और वहाँ पर सिग्नल मिल जाता है। फिर वो वहीं पर खड़े होकर अपनी मम्मी से बातें कर रहा होता है। बात करते करते उसने एक चीज़ नोटिस करी कि अक्सर शादियों में चारों तरफ चहल पहल ज़्यादातर शाम में ही होती है, पर उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ शांत था। रोहन को लगा कि शायद ये हिस्सा थोड़ा गांव के बाहर आता है और वो जब आगे पीछे देखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 2-4 घर ही होते हैं, ज़्यादा होते भी नहीं हैं। तो रोहन को लगता है ठीक है, अगर ये गांव का पिछला हिस्सा है तो शायद यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी होगी, और वो ज़्यादा सोचता नहीं है एंड अपनी मम्मी से बात करते रहता है। फिर एक समय बाद बात ख़त्म होने के बाद वो वापस चला जाता है। अच्छा, तरुण का घर जहाँ था ना, वो ऐसा समझ लो गांव के जितने भी घर हैं उनमें सबसे आगे तरुण का घर था। तो उसके आगे एक तालाब सा भी दिखता था, और तालाब क्या, आगे के बहुत सारे खेत भी दिखते थे। आगे कोई घर नहीं था, जो थे सब पीछे साइड ही थे। अब सब के सब शादी में बिजी थे। चारों तरफ एक्साइटमेंट, नाच गाना चल रहा था। मेहंदी की रात गांव के आंगन में फेरी लाइट्स लगाई गई थी। ढोलक के बीट्स पे लड़कियां गाने गा रही थी और कुछ लोग नाच भी रहे थे। लेकिन मीरा ने देखा कि एक छोटी सी लड़की जो शादी के मेहमानों में से नहीं थी, तालाब की तरफ खड़ी थी और तालाब को घूर रही थी। उसका चेहरा क्लियरली दिख नहीं रहा था, बस एक परछाई सी बनी थी। जब मीरा ने ध्यान से देखा तो वो लड़की एकदम से गायब हो गई। मीरा को लगा शायद उसका वहम होगा, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और वो इतने सब लोगों में ध्यान भी नहीं दे रही थी, तो अगर शायद कोई होगा भी तो वहाँ से चला गया होगा। ठीक है, अब ऐसी रात हो जाती है। अब रात को जब सो रहे थे तो मीरा भी नॉर्मली सो रही थी और तब उसको एक छोटी बच्ची की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई बहुत प्यार से मीरा को बुला रहा हो, मीरा दी, मीरा दी, ऐसे करके। मीरा एकदम से उठ जाती है और हर तरफ देखती है तो हर कोई सो रहा होता है। मीरा को लगता है शायद कोई सपना होगा, लेकिन आवाज़ इतनी ज़्यादा क्लियर थी, इतनी ज़्यादा रियल थी कि मीरा की दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। मीरा वापस से सोने ही जा रही थी कि तभी उसे वापस से आवाज़ आती है, मीरा दी, इधर देखो। मीरा पलट के खिड़की की तरफ देखती है तो दूर तालाब के पास कुछ दिए जल रहे थे और उन दियों की रोशनी में से एक परछाई दिख रही थी। मीरा ने जब ध्यान से देखा तो पूरी तरीके से शॉक्ड रह गई, क्योंकि वहाँ पर जो परछाई दिख रही थी, जो लड़की दिख रही थी, वो और कोई नहीं बल्कि अंजलि थी, तरुण की बहन जिसकी शादी होने वाली थी। मीरा सोचने लग जाती है कि वो इतनी रात को वहाँ पर क्या कर रही है, शायद उसको कोई दिक्कत है और शायद इसलिए वो मीरा को हेल्प के लिए बुला रही है। और सच में वो वहाँ पर खड़ी होकर मीरा को ऐसे बुलाते हुए इशारा कर रही थी। अब मीरा जैसे ही उठती है तो गांव में क्या होता है, खासकर शादी के टाइम में आपको पानी पीने के लिए ग्लास रख दिया होता है, जग रख दिया होता है साथ में, क्योंकि एक रूम में ना बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं। तो जहाँ पे ये सो रहे थे, तरुण ने वहाँ पे ऑलरेडी जग रख दिया था कि अगर रात को तुम्हें पानी वानी पीना हो तो जग से ले लेना। तो मीरा जब उठती है तो उसका पैर लगता है जग में और वो जो जग होता है वो गिर जाता है, जिसकी आवाज़ से रोहन भी उठ जाता है। अब रोहन मीरा से पूछा कि क्या हो गया, इतनी रात को कहाँ जा रही है। तो मीरा रोहन को बोलती है कि अरे वो अंजलि बुला रही है यार बाहर। तो रोहन बोलता है तू पागल वागल हो गई है क्या, इतनी रात को अंजलि बाहर क्या करेगी और तुझे क्यों बुलाएगी। मीरा बोलती है एक काम कर, खड़े हो, देख खिड़की से खुद देख। और जब दोनों बाहर देखते हैं तो बाहर कोई भी नहीं होता। मीरा खुद हैरान थी कि अंजलि कहाँ गई। अब रोहन उसे बोलता है कि देखा, सपना था, पागल सी, सो जा चुपचाप। और ये बोलकर खुद सो जाता है।
मीरा कंफ्यूज हो गई थी कि क्या सच में उसने कोई सपना देखा था या जो भी देखा था वो रियलिटी थी। खैर वो जाकर चुपचाप सो जाती है। अब अगली मॉर्निंग जिस दिन हल्दी थी, सब अपने अपने काम में बिजी थे। बाकी के सारे दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी रोहन सबको बताता है कि अरे तुम्हें पता है मीरा क्या कह रही थी, कल रात को बोल रही थी कि इसे अंजलि बाहर दिखी है और बुला रही है, पागल आधी रात को बाहर जाने वाली थी। ये बोलकर सारे दोस्त हंसने लग जाते हैं, लेकिन सिर्फ तरुण था जो इस बात पे हंस नहीं रहा था। अब तरुण के एक्सप्रेशन बदल से गए थे और ये चीज़ मीरा ने भी नोटिस करी थी। तरुण बोलता है कि दोस्तों कुछ भी हो जाए रात को बाहर मत जाना। तो बाकी पूछते हैं क्यों भाई, रात को यहाँ ऐसा क्या है, क्या सही में भूत वूत है क्या यहाँ पर। तरुण ऐसे ही टॉपिक चेंज करने के लिए कहता है कि अरे यहाँ पे सियार आते हैं, जंगली सियार आते हैं और आदमखोर है, तो रिस्की है, क्यों जाना है फालतू में बाहर, मत जाना। अच्छा मैं बता दूं कि यूपी में सियार मिलना बड़ा कॉमन है और ये आदमखोर भी होते हैं। कुछ दिन पहले तो काफ़ी सारी न्यूज़ में भी आया था कि कई सारे बच्चे गांव से गायब हुए और उसके बाद उनकी आधी बॉडी मिली थी, जिसका क्रेडिट सियार को जाता है। मतलब सब यही कह रहे थे कि सियार इन्हें लेकर चला जाता है बच्चों को, छोटे बच्चों को खासकर, और फिर उनको मार देता है। और यही सारे रीज़न देकर तरुण बात बदल देता है। हल्दी का फंक्शन शुरू होता है, सब इंजॉय कर रहे थे। तभी मीरा को किसी की कॉल आती है। अब मीरा को जब कॉल आती है तो बाहर जाकर कॉल रिसीव करती है, क्योंकि अंदर गाने भी बज रहे थे और आवाज़ भी इतनी क्लियर नहीं आ रही थी। अच्छा उस टाइम पे गांव के मोस्टली लोग घर के अंदर थे और जो बाहर थे भी वो सिर्फ काम वाले थे। अब मीरा बाहर जाकर कॉल पूरी अटेंड करती है, करीबन 15-20 मिनट हुए होंगे। वो कॉल काट कर वापस घर की तरफ जाने लगती है। अब जब घर की तरफ जाने लगती है तो उसकी नज़र वापस से उस तालाब के पास पड़ती है और वहाँ पर वापस से उसे कुछ दिखता है। दरअसल वहाँ पर एक छोटी सी लड़की होती है जो कि मीरा को देख रही होती है। अब वो जो लड़की होती है ना, उसकी एज करीबन 10 से 12 साल की लग रही थी। वो मीरा को देखकर ऐसे बुलाती है। मीरा भी चले जाती है। मीरा पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो। तो कुछ नहीं बोलती और सिर्फ एक चीज़ बोलती है कि मुझको मेरे घर छोड़ दो। अब मीरा को समझ नहीं आ रहा कि इस गांव को पहले तो जानती नहीं, कुछ एरिया नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, तो इस लड़की को लेकर भी कहाँ जाए। लेकिन उसे छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि अब छोटी सी बच्ची है, यहाँ अकेली है, तो ऐसे छोड़ के तो इग्नोर करके तो नहीं जा सकती। तो मीरा कहती है कि चलो बताओ किस तरफ है तुम्हारा घर, मैं छोड़ देती हूँ। वो बच्ची मीरा का हाथ पकड़ के चलने लगती है। वो बच्ची गांव के अंदर नहीं जाती बल्कि गांव के बाहर की तरफ जाने लगती है। मीरा को भी ऐसा लगता है कि बाहर साइड तो किसी का घर भी नहीं है, जो भी है वो पीछे साइड है, तो ये कहाँ लेकर जा रही है। मीरा ना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उस लड़की ने, उस 12 साल की लड़की ने इतने कस के वो हाथ पकड़ा हुआ था कि मीरा जब ऐसे अपना हाथ खींच रही है ना तो उसको हाथ में दर्द हो रही है। मीरा उस बच्ची से पूछने लग जाती है कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, और यहाँ पे जब किसी का घर ही नहीं है तो कहाँ लेकर जा रही है। वो बच्ची एक भी चीज़ का जवाब नहीं देती, बस हाथ पकड़कर लेकर जा रही है मीरा को अपने साथ। अब एकदम घने खेतों के बीच में पहुँचने के बाद वो बच्ची एकदम से रुक जाती है। मीरा आसपास देखती है तो सिवाय घने खेतों के, पेड़ पौधों के, वहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता, कोई घर नहीं होता। वो बच्ची की तरफ जैसे ही मुड़ती है उसके अगल बगल कोई भी नहीं था, वो बच्ची वहाँ नहीं थी। मीरा एकदम घबरा जाती है। वो बच्ची को चारों तरफ हड़बड़ा के ढूंढती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मीरा इतने घने जंगल के बीचों बीच में अकेली थी। इस पॉइंट पे मीरा का डर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, उसकी हालत ख़राब होने लगी थी। वो इधर उधर ढूंढ रही थी, चारों तरफ निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन हर साइड सिर्फ सेम लग रही थी, वही पेड़, वही पौधे, वही खेत। समझ नहीं आ रहा था कि मीरा जाए तो किस साइड जाए, आखिर घर जाने का रास्ता है कहाँ। मीरा इतना ज़्यादा डर जाती है कि उसकी सांसें फूलने लग जाती है। वो खेतों के बीच में खड़ी होकर सिर्फ ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोने ही वाली है। और मीरा बस खुद से बोल रही है कि वो बच्ची गई कहाँ, अभी तो मेरे साथ थी, मेरा हाथ पकड़ के थी, और कहाँ चली गई वो। मीरा अपना फ़ोन निकालती है कि रोहन या किसी और को कॉल करके बोल दूँ, तो फ़ोन में सिग्नल भी नहीं था। और तभी मीरा ने देखा दूर एक इंसान खड़ा था, और वो और कोई नहीं बल्कि तरुण था। शादी के कपड़ों में नहीं बल्कि सफ़ेद कुर्ता और पजामा में, बिल्कुल सीधा, चुपचाप उसी की तरफ देख रहा था। तरुण को देख मानो मीरा की जान में जान आई हो। वो तरुण की तरफ भाग के जाती है और बोलती है कि तरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तरुण ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ उठाया और उसे अपनी तरफ बुलाने लगा, बिल्कुल वैसे ही इशारा करके जैसे थोड़ी देर पहले वो बच्ची मीरा को बुला रही थी। मीरा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा।
उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने अपने कदम धीरे कर लिए। उसने एक कदम पीछे भी ले लिया, पर तभी उसके कान के पास कोई तो बहुत धीरे से बोलता है, मत भाग, उसके पास जा। मीरा पलट कर देखती है, पर उसके पीछे कोई नहीं था, सिर्फ खाली हवा। वो वापस से तरुण की तरफ देखती है तो तरुण और ज़्यादा करीब आ चुका था। वो धीरे धीरे मीरा की तरफ बढ़ रहा था। मीरा को अंदर से फील हो रहा था मानो तरुण नहीं बल्कि उस जैसा दिखने वाला कोई और है। मीरा जोर से चिल्ला के पूछते कि तरुण, तुम हो ना, बोलो कुछ। मीरा चीखने लगी। तरुण ने फिर से अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे अपनी गर्दन टेढ़ी कर दी, बिल्कुल अननेचुरल एंगल से। ऐसे लग रहा था जैसे कि तरुण की बॉडी में कोई हड्डियां ही नहीं है। मीरा की चीख निकल जाती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन जाए तो जाए कहाँ। हर रास्ता, हर जगह एक जैसा लग रहा था। एक जैसे पेड़, एक जैसे पौधे, एक जैसी खेत, सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहीं पे भी भाग के जाती, वो वापस वहीं पहुंच जाती। और तभी उसके साथ एक और चीज़ अजीब सी होती है कि मीरा को ना किसी के हंसने की आवाज़ आने लग जाती है, किसी बच्ची की। और ये एक बच्ची, दो बच्ची नहीं, बल्कि बहुत सारी बच्चियों की, मतलब बहुत सारी लड़कियों की हंसने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन आसपास उसके कोई भी नहीं था। मीरा अपने कान बंद करके ज़मीन पर बैठ जाती है। मीरा अपने कान बंद कर लेती है, आँख को बंद कर लेती है और एक जगह बैठ जाती है और बस वो बंद करे ताकि वो चीखें ना सुनाई दे। और एक समय के बाद जब धीरे से अपनी आंखें खोलती है, मीरा तो फुल फोर्स से पीछे गिर जाती है, क्योंकि जस्ट उसके सामने तरुण बैठा हुआ था, सेम वैसे ही पालथी मारकर और ऐसे करके सिर्फ मीरा को घूरे जा रहा था। और तरुण की आंखें एकदम काली लग रही थी। मीरा अपने भगवान को याद करने लग जाती है, ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लग जाती है आंखें बंद करके। और फिर से वो अपनी आंखें खोलती है, क्योंकि कब तक वो ऐसे ही बैठे रहेगी। और इस बार बस भगवान से दुआ मांग रही है कि भगवान प्लीज़ सामने कुछ ना हो। और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो सामने कुछ नहीं होता। फिर से सब कुछ एकदम सुनसान पड़ा था। मीरा को थोड़ी सी हिम्मत आती है, वो खड़ी होती है। वो जैसे खड़ी होती है उसको फील होता है जैसे उसके पैर को किसी ने पकड़ लिया। और ना वो धीरे से नीचे देखती है, क्योंकि वो खेत के बीच में थी तो वहाँ बहुत सारे पौधे भी थे, बहुत सारी झाड़ियाँ थी, तो उसे लगा कि किसी से उसका पैर उलझ गया है। लेकिन जब वो नीचे देखती है तो एक हाथ था जिसने उसका पैर पकड़ा हुआ था, एक औरत का जला हुआ हाथ। मीरा ने जोर से अपना पैर झटका और चीख कर भागने लगी। वो भागती ही जा रही थी, बिना समझे कि कहाँ जा रही है। उसके पैर मिट्टी में फिसल रहे थे, सांस तेज हो गई थी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। और उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे दौड़ रहा है, कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। दौड़ते दौड़ते वो एक पत्थर से टकरा जाती है और ज़मीन पे गिर जाती है। आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा छाने लगा और फिर मीरा बेहोश हो जाती है। जब मीरा बेहोश गिर गई थी तब कुछ देर बाद गांव के लोग और तरुण के दोस्त वहां उसको ढूंढते हुए वहां पहुंच गए थे। किसी ने देखा कि मीरा ज़मीन पर पड़ी है, सब घबरा गए। उसको उठाकर सबसे बचाते हुए तरुण मीरा को घर ले आता है और फिर सुबह हो जाती है। सुबह तक मीरा बेहोश पड़ी हुई थी। जब मीरा की आंख खुलती है तो उसका पूरा रंग सफ़ेद हो चुका था। मीरा की तो मानो डर के मारे बुरी हालत हुई पड़ी थी, जैसे कि मानो उसके अंदर का सारा खून सूख गया हो। सबने उससे सवाल करे, मीरा क्या हुआ, तू कैसे गिर गई थी, तू कहाँ गई थी? लेकिन मीरा चुप थी। उसने सिर्फ कहा कि बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। मीरा ने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उस दिन शादी थी और वो किसी को ऐसे परेशान नहीं करना चाहती थी। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। शादी की तैयारियां अपने चरम पर थी। ढोल, नगाड़े और शंख की आवाज़ें पूरे गांव में गूंज रही थी। हर तरफ रोशनी और मिठाइयों की खुशबू थी। मीरा भी अपने कमरे में बैठकर सज रही थी। तभी दरवाजे पे धीरे से दस्तक हुई। मीरा को भी लगा कि शायद कोई सहेली होगी या फिर कोई रोहन या कोई दोस्त होगा। जब वो दरवाज़ा खोलकर देखती है तो उसके सामने रोहन खड़ा था। अब रोहन मीरा को बोलता है कि चल मेरे साथ बाहर चल, और मीरा भी बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चल पड़ती है। अब रोहन भी उसको घर से बाहर ले जाता है और वापस वो खेतों वाली साइड ले जाने लगता है। मीरा पहले तो ध्यान नहीं देती, लेकिन जब वो तालाब को देखती है ना, एकदम से मीरा के ध्यान में वो सारी चीज़ें आ जाती है जो सब उसके साथ हुई थी। मीरा रोहन को रोकने की कोशिश करती है, पर रोहन मीरा की कोई आवाज़ नहीं सुनता। वो बस आगे बढ़ता जा रहा था, मीरा की हर आवाज़ को इग्नोर करते हुए। और मीरा को तो समझ ही नहीं आया कि जिसके साथ वो जा रही थी वो रोहन नहीं बल्कि एक छलावा था। मीरा बस आवाज़ देते देते उसके पीछे जा रही थी। तभी मीरा की सैंडल किसी चीज़ में फंसती है, जिसको सही करने के लिए मीरा झुकती है
और उसकी नज़र पड़ती है रोहन के पैरों पर, जिसे देख मीरा की सांसें अटक जाती है। वो पैर उल्टे थे और वो पैर एक औरत के थे जिसके बहुत बड़े नाखून थे। मीरा वहीं एकदम शॉक थी, मानो वो स्टैच्यू बन गई हो। अब जैसे ही मीरा उसके पैर देखती है, मीरा पूरी तरीके से पगला जाती है। मीरा को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मैं किस पे ट्रस्ट करूं किस पे नहीं करूं। कल को वो तरुण दिख रहा था, आज ये रोहन है, सब क्या हो रहा है ये। रोहन ना एक जगह रुक जाता है और मुड़कर मीरा की तरफ देखता है। मीरा भी खड़ी हो जाती है और मीरा को समझ नहीं आ रहा कि मैं अब भागूं क्या करूं। मीरा तो एकदम स्टैच्यू बन चुकी है, क्योंकि उसे समझ आ रहा है कि जो उसके सामने है, जो उसको देखे जा रहा है, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो कोई पिशाच है, कोई भूत है, क्या है पता नहीं, लेकिन वो नॉर्मल इंसान नहीं है। रोहन मीरा को देखकर अपने पास बुलाने का इशारा करता है। मीरा रोहन को ऐसे मना करती है तो रोहन गुस्से में बोलता है कि चलो मेरे साथ, और ये बोलकर रोहन वापस आगे तक जाने लग जाता है। मीरा सही टाइम देखती है, सीधा मुड़ती है और फिर घर की तरफ भागने लग जाती है। मीरा इतने तेज़ी से भाग रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके पीछे कोई भाग रहा है या नहीं, उसके आगे है कहीं, कुछ नहीं दिख रहा। वो बस भागने में उसने पूरा जोर दिया और बस वो चाह रही है कैसे तो करके घर तक पहुंच जाए। अब मीरा कैसे भी करके ना घर के अंदर आ जाती है भागते हुए, लेकिन जब वो घर के अंदर ऐसे भागते हुए दिखती है तो घर में जितने भी लोग थे सबको दिखता है कि मीरा हाफते हुए ऐसे भागते हुए आई है। तरुण, रोहन, सारे दोस्त उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं कि क्या हुआ मीरा, तू वहाँ से क्यों आ रही है और तू इस हालत में क्यों है। लिटरली उसकी सैंडल भी ऐसा था कि टूट गई थी। वो बस भागने में ज़ोर दिया और वो सांस लेने में है, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही। तो मीरा से सब पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है, तुम वहाँ से भागते हुए आए, क्या हुआ। मीरा ना कुछ नहीं बोलती नहीं कुछ नहीं सब ठीक है। लेकिन तरुण समझ जाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। मीरा को एक खाली रूम में लेकर जाता है तरुण, और साथ में रोहन वोहन सब जाते हैं और फिर पूछते हैं कि अब बता क्या हुआ। और फिर मीरा सब कुछ बताती है कि कैसे उसने पहले वहाँ तरुण को देखा था पिछले रात, और जब वो बेहोश हो गई थी क्यों हुई थी। उसने पहले तो नहीं बताया था, लेकिन अब सिर्फ तरुण है, सिर्फ दोस्त हैं, बाकी लोग नहीं हैं, तो अब सब बताने लग जाती है। और कैसे अभी उसे रोहन दिखा था, कैसे वो उस खेतों के बीच में गई और वहाँ पर उसे उसने पैर देखे और पैर एक औरत के थे। सब कुछ बता देती है तरुण को। सुनते ही तरुण उसको सीधा अपनी माँ के पास ले जाता है और सारी बात बता देता है। तब आंटी मीरा को एक ताबीज़ देती है और उसको ताबीज़ पहनाती है और बोलती है कि कुछ भी हो जाए इस ताबीज़ को नहीं निकालना है। और फिर आंटी वहाँ से चले जाती है क्योंकि बारात भी आ ही रही थी। तरुण मीरा के साथ ही होता है। मीरा तरुण को बोलती है कि एक काम कर, तू जा, देख बारात आ रही है, सब कुछ ठीक है, अब मैं नॉर्मल हूँ, ठीक है, तू टेंशन मत ले। और फिर तरुण बोलता है कि तू पक्की बात है ना, तू ठीक है ना। तो रोहन और उसके बाकी दोस्त भी होते हैं, बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले तरुण, तू जा, तेरी अभी बहन की शादी है, तू जाके अटेंड कर और बाद में हम बैठते हैं आराम से देखते हैं। उसके बाद तरुण भी चला जाता है और ये चारों दोस्त वहीं रहते हैं, ठीक है। थोड़े देर बाद ये भी नीचे आ जाते हैं जहाँ पे सारी बारात हो रही होती है। मीरा को भी ये शांत करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ मीरा का करैक्टर ना, मीरा को अभी तक क्या लगता था कि वो बहुत डरपोक है, डरती है इन चीज़ों से, लेकिन यहाँ एक चीज़ साबित होती है कि मीरा बहुत स्ट्रांग थी, बहुत। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मीरा ऐसा नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो गया, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसा नहीं था। मीरा इतनी स्ट्रांग थी कि वो बोल रही थी तुम भी जाओ एंजॉय करो, नाचो गाओ, मैं बस बहुत थक गई हूँ तो मैं बस बैठना चाहती हूँ। लेकिन उसके दोस्त उसे छोड़ नहीं रहे थे। पूरे समय जब बारात आती है, शादी होती है, सब कुछ हो जाता है, मीरा और उसके दोस्त साथ ही रहते हैं। एंड देन दुल्हन को विदा कर दिया जाता है। फिर धीरे धीरे सब गेस्ट अपने अपने घर जाने लग जाते हैं और एक समय आता है जब यहाँ पर सिर्फ तरुण, उसके घर वाले और मीरा और उसके दोस्त सिर्फ यही थे। उसके बाद तरुण और उसकी मम्मी वापस आते हैं, पापा भी आ जाते हैं, लेकिन मम्मी आके बताती है कि बेटा यहाँ पर जिस साइड तुम गई थी ना, तालाब साइड, वहाँ पर कई सारे लोगों की डूब के मौत हुई है। वो तालाब में तो हम सब जाने से भी मना करते हैं कि वहाँ जाना मत। कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग वहाँ गए और उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे कि तालाब से किसी का हाथ निकला और जो भी इंसान उसके आसपास खड़ा है उसको अंदर खींच लिया, कैसे कैसे करके वो बाहर आया है। कई लोगों को ऐसा फील हुआ है। तो हम सबका मानना है कि यहाँ पर इस तालाब के अंदर भूत रहते हैं, भूत प्रेत हैं, और अगर आप इसके आसपास जाओगे तो तुम्हें अपने साथ अंदर खींच लेंगे। और ख़ासकर रात को तो उस साइड जाना ही नहीं चाहिए। और जो तुम्हें दिखी थी ना बच्ची, तुम बोल रही हो, तो वो एक छलावा था, एक ऐसा छलावा जो किसी का भी रूप ले सकता है, जो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, जो तुम्हें दिखाई देगा लेकिन असली में नहीं होगा। और वो जो तुम्हें ले जाना चाह रहा था, अच्छा है, भगवान की कृपा है तुम वहाँ गई नहीं,
क्योंकि अगर तुम इस जंगल के पार उसके साथ चली जाती तो शायद तुम वापस भी नहीं आती। तरुण ने बताया कि हाँ, ऐसे कई केसेस हुए हैं। कुछ लोग वहाँ गए हैं, कुछ वापस भी नहीं आए और कुछ तो पागल हो गए हैं, बिल्कुल एकदम पागल। उनका हर जगह इलाज कराया, बड़े से बड़े तांत्रिक तक को दिखा दिया है, लेकिन वो ठीक नहीं हुए हैं। तो रोहन बोलता है कि ये कैसे हो सकता है यार, ये सच में होता है ऐसा? तो तरुण बताता है कि ब्रो, गाँव के किस्से सच होते हैं। गाँव में ऐसी कहानियाँ बहुत होती है। हर गांव की अपनी कहानियाँ होती है, हर गांव के अपने किस्से होते हैं। किसी को बाहर पता नहीं चलता, क्योंकि शहर में सारी चीज़ें होती तो हैं लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन गांव में एक के साथ होती है तो पूरे गांव को पता चल जाती है। और यहाँ का यही किस्सा है। यहाँ पर छलावे हैं और तुम जितना अंदर जाते रहोगे, एक या दो नहीं है कि मैं एक की कहानी बता दूँ, दो या मल्टीपल छलावे हैं, मल्टीपल भूत प्रेत है यहाँ पर। और इन सब चीज़ों से डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि रात हो जाने के बाद इस साइड मत जाना। आगे चल के और एक नाला भी पड़ता है इनके, जहाँ वो ले जा रहा था ना, जो खेत से होकर एक नाला पड़ता है। और उस नाले पे तरुण के दादा लोगों के टाइम से वहाँ पर बहुत सारे भूत प्रेत हैं। और ये भी कहा जाता है जहाँ पानी होता है ना, जहाँ पानी होता है जिसे लोग रेगुलरली यूज़ नहीं कर रहे होते, वहाँ पर ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं, वो उनका वास बन जाता है वहाँ पर। तो तालाब में भी कुछ ऐसा ही था। और आगे चल के जो नाला है वहाँ तो और ज़्यादा गंदी और घिनौनी एनर्जीज़ है। तो भगवान का शुक्र है कि तुम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे। वेल, ये सब होने के बाद मीरा भी बोलते हैं कि चल ठीक है, अब सब ठीक है ना। मीरा बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग किसी के साथ अभी कुछ हुआ हो और कोई इतने अच्छे से सारी सिचुएशन हैंडल करे, मैंने कम ही देखा है। तो मीरा बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मीरा की जगह कोई और होता तो शायद सिचुएशन बहुत बुरी हो सकती थी। मीरा तो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसकी तो तबीयत भी ख़राब नहीं हुई। पहली बार हुआ कि मैं किसी की ऐसी कहानी सुना रहा हूँ जिसकी तबीयत ख़राब ना हुई हो। वरना किसी को कुछ दिख जाता है या उसको कुछ एक्सपीरियंस होता है तो सबसे पहले ना ये चीज़ें आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। आपका अचानक से बुखार आने लग जाएगा, वेट लॉस होने लग जाएगा, बहुत कुछ होता है। लेकिन मीरा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 दिन ये और रुकते हैं, तरुण के साथ गाँव घूमते हैं। और मीरा सामने से मतलब ये चीज़ें बोल रही है कि चलेगा तालाब के पास, चलेगा, देखे एक बार, फिर आएगी बुलाने, तो देखेगा तरुण। हाँ, तो तरुण और गुस्सा करता है कि तू पागल हो क्या, सब के सब पागल हो, क्या बातें करते रहते हो, चलो यहाँ से। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब इन्हें वापस कॉलेज के लिए जाना था। तो तरुण, उसकी फैमिली, सब, मीरा और सब दोस्तों को ले जाकर उस गाँव का जो सबसे बड़ा मंदिर होता है, जो जिसे बहुत मानते हैं, वहाँ लेकर जाते हैं। और फिर वहाँ पूजा करने के बाद सब वापस से कॉलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। और इस बार तरुण भी इनके साथ ही आता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मीरा की, कैसे उसके साथ ये सब हुआ और कितनी बहादुरी से उसने इन सारी चीज़ों को हैंडल करा। अगर आप स्ट्रांग होते हो ना तो बड़ी से बड़ी चीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब आप वीक पड़ते हो ना तो उन चीज़ों, सामने वाले को भी आभास हो जाता है कि भाई ये बंदा वीक है, इसका ऑरा वीक है, इसकी एनर्जीज कम है, और फिर वो अपनी फुल फोर्स से आती है तुम्हारा नुकसान करने के लिए। और इसीलिए कहते हैं कि अपने अंदर की वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलो। बहुत सारे उपाय हैं। आप रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ो, रोज़ पूजा करो, तो कहीं ना कहीं ना आपके अंदर बिलीफ आता है कि कुछ भी हो जाए मेरे साथ मेरे भगवान खड़े हैं। सिर्फ एक छोटा सा बिलीफ है जो आपको ना बहुत स्ट्रांग बना देता है। जब आपको पता होता है ना कि आपके साथ आपके भगवान हैं, तो भाई दुनिया की कोई सी भी चीज़ आपको कुछ नहीं कर सकती। और ये सच है, ये सच है। मेरा एक भाई था, छोटा भाई है, जो पहले भूतों से बहुत डरता था। मतलब कज़न है मेरा, हिमाचल में बहुत डरता था। और हिमाचल की भी कितनी कहानियाँ हैं, आपको पता है। जहाँ मेरा गांव है वहाँ तो इतनी कहानी है कि मैं बता नहीं सकता। मैंने सोचा है कि किसी दिन कभी मैं हिमाचल जाऊँगा ना तो अपने एक एक भाई को बुलाकर एक एक कहानी सुनवाऊँगा, जो कि उन्होंने आंखों से देखी है, उनके साथ हुआ है, सब कुछ। तो जो मेरा छोटा भाई है, बहुत छोटा है ना, तो भूतों से बहुत डरता था, इतना कि रात को बाहर ना निकले। फिर उसने ना पूजा पाठ करना शुरू किया, मेडिटेशन, हनुमान जी की पूजा, मतलब वो रोज़ सुबह भी शाम को भी पूजा करता रहा। और भाई आज के टाइम में उसे देखोगे ना, वो बोलता है कि भूत होते हैं लेकिन मुझे उनसे डर नहीं लगता। यहाँ पे होते हैं, ये नीचे नाला है, एक नीचे नाला आता है, तो हमें भी वहाँ पे मना किया कि नाले के पास नहीं जाना, वहाँ की अलग कहानी है। तो वो बोलता है कि मैं तो यहाँ आराम से जा भी सकता हूँ, कुछ नहीं है। अब होते भी होंगे तो मुझे डर नहीं लगता। मतलब उसमें इतना, वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया है, इतनी स्ट्रेंथ आ गई उसके अंदर। तो अगर आप मुझसे पूछते हो, मुझे बहुत मैसेज आता है कि इनसे कैसे डील करना है, तो सबसे पहली बात है पूजा करना स्टार्ट करो, भगवान को पूजना स्टार्ट करो। तो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।